Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to the world of learning idioms with tips and tricks. एक बार फिर हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको idioms एंड phrases लर्न कराने वाले हैं और जितने भी ये selected idioms एंड phrases हैं सब CGL के लेटेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं और याद तो आप सब मीनिंग देख करके करने की कोशिश करते हैं, बट फेलियर क्या होती है कि हमें वह याद नहीं रहते। तो क्यों ना हम सिर्फ एक बार इडियम्स को देखें और वो हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाएं, बात तब है। इस पूरी वीडियो को देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपने अगर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से सुना और उनको लिखा और फिर आप भूल जाएं। और वोकेबलरी एक बहुत ही वाइड रेंज एस्पेक्ट है इंग्लिश की। अगर हम एक बार सुनकर, देखकर, पढ़कर लर्न कर लेते हैं तो वो हमें डेफिनेटली हमेशा के लिए लर्न रहने चाहिए। एंड दिस इज़ द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव एंड एनहेंस आवर वोकेबलरी। तो हमारी वोकेबलरी के इन्हेंसमेंट में एक बार सुनकर याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी जो मेमोरी पावर है, जो हमारी याददाश्त है, वो बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम इसे याद कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं पहले इडियम से। यहाँ पर हमारे सामने पहला इडियम है बेब इन द वुड्स। तो इसका मीनिंग है एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या बहुत ही इनोसेंट पर्सन जो किसी सिचुएशन में फंसने वाला हो। तो बेब इन द वुड्स, तो यहाँ पर जब हम किसी भी इडियम को लर्न करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हमने देखा कि बेब इन द वुड्स, तो बेब आया यहाँ पर जो किसी बेबी को शो करता है या किसी इनोसेंट पर्सन को शो करता है, तो ये नाउन हुआ। मीनिंग हमने देख लिया, एक बहुत ही मासूम इंसान या कोई ऐसा पर्सन जो किसी काम में नया हो, वहाँ पर वो बिल्कुल कुछ ना समझ पा रहा हो। अब हमें याद करना है, हमें एक ट्रिक बनानी है कि बेब इन द वुड्स का मीनिंग एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है या बहुत ही इनोसेंट पर्सन है। कैसे? देखिए, वुड्स कहते हैं जंगल को, और जब कोई भी बच्चा जंगल में फंस जाए तो और उसको एक्सपीरियंस ना हो वहाँ से निकलने का, तो डेफिनेटली वो वहाँ पर दुश्वारी महसूस करेगा, डिफ़िकल्टी महसूस करेगा। ऐसे ही किसी भी सीधे साधे इंसान को कहीं पर अगर हम फंसता हुआ देखें तो हम कहेंगे ही इज़ अ बेब इन द वुड्स। तो वुड्स मीन्स जंगल होता है, लेकिन यहाँ पर मेटाफोरिकली वुड्स का मतलब है प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर सीधे सीधे मीनिंग याद आ जाएगा बेब इन द वुड्स, जैसे बच्चा जंगल में फंस गया हो। तो हम इसको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि sometimes whenever I am in Delhi, I am like a babe in the woods। इतने सारे वहाँ पर फ्लाईओवर हैं, इतने सारे रोड्स हैं, इतने सारे वहाँ पर व्हीकल हैं, तो जाकर ऐसा लगता है जैसे कि अ बेब इन द वुड्स। आइए देखते हैं दूसरा इडियम, अ गुड टर्न। अ गुड टर्न का सबसे पहले ट्रिक में पॉइंट नंबर 1 है, मीनिंग जान लेते हैं, अ हेल्पफुल एक्ट। यह ऐसा भी हो सकता है किसी का ऐसा काम जो आपके लिए मददगार हो, जो आपके लिए भलाई वाला हो। दूसरी बात क्या जाननी है, हमें जानना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हमने देखा कि ये हमारा नाउन फ्रेज है, अ गुड टर्न। हमने मीनिंग जाना, हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जाना। अब हम जानेंगे कि अ गुड टर्न का अ हेल्पफुल एक्ट से क्या कनेक्शन बनाएं कि ये हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो गुड टर्न एक होता है रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न का मतलब है हम गलत तरफ को जब मुड़ जाते हैं तो नुकसान ही नुकसान होता है और हम गलत रास्ते पर निकल जाते हैं तो हमें फेलियर हाथ लगती है। लेकिन गुड टर्न का मतलब होता है अ हेल्पफुल एक्ट। मान लीजिए कि हम अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प करेगा, हमें समझाएगा या हमारा फेवर करेगा, बट कहीं ना कहीं एक डाउट है कि वह नहीं करेगा। जब हमने उससे जाकर बात करना शुरू किया या करते हैं तो ही गेव अ गुड टर्न, यानी उसने अ हेल्पफुल एक्ट किया, उसने ऐसा कुछ किया जिससे हमारी मदद हुई। इट मीन्स एक व्यक्ति दो तरफ टर्न ले सकता था, एक हमारी अपोजिशन में, एक हमारे फेवर में, तो उसने गुड टर्न लिया। इट मीन्स अ फेवरेबल एक्ट। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू द इडियम नंबर 3, पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ को हम यहाँ पर मीनिंग दे रहे हैं क्या
कि मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को घटित करना या किसी चीज़ को करवाना या किसी चीज़ को वजूद में लाना, हैपन करना, किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह वर्ब है। इट मीन्स हम इस वर्ब को यूज़ करेंगे पुल, पुल्ड और पुल्ड के रूप में, या पुलिंग के रूप में, या पुल्स के रूप में। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, मीनिंग हुआ। अब मेक समथिंग हैपन को हमें पुल समथिंग ऑफ से रिलेट करना है। पुल का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग। पुल का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ को खींचना। अब अगर आप समथिंग को पुल करते हैं और ऑफ का मतलब है डिस्कनेक्ट, वहाँ से उसको आगे तक ले जाते हैं, तो यानी आपने किसी सामान को ड्रैग किया और वहाँ से आप आगे तक ड्रैगिंग करते हुए ले गए, यानी आपने क्या हैपन किया कि कोई परफॉर्मेंस दी, कोई काम आपने हैपन किया और उसे मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ पर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी है। लोग पूछते हैं व्हाट्सअप हाउ आर यू, हम कहते हैं अरे भाई खींच रहे हैं, चल रहा है, बस एवरीथिंग इज़ एज यूजुअल, सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा है। तो यानी हम अपनी लाइफ को पुलिंग कर रहे हैं। पुलिंग कर रहे हैं मतलब हम अपनी ज़िंदगी को कैसे भी करके चला रहे हैं, यानी मेकिंग समथिंग हैपन, इट मीन्स वी आर लिविंग आवर लाइफ, हम कुछ कर रहे हैं। अब इसको हम किसी इंसिडेंट पर यूज़ करके देखते हैं। आर यू पुलिंग योर एग्जामिनेशन ऑफ, यानी क्या आप एग्जामिनेशन में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। आर यू पुलिंग योर प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स ऑफ, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो पुलिंग समथिंग ऑफ, समथिंग की जगह आप वो वर्ड लिखेंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और ये जो पार्टिकल O-F है इसको आप बाद में लिखेंगे, और इस तरह से मेक समथिंग हैपन हो जाएगा कि वी आर पुलिंग आवर एनुअल फंक्शन ऑफ। तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड, इसका मीनिंग होता है बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, मतलब आपका खुश होना जब कोई पर्सन छोड़कर जाता है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बी क्या है, आप इसे इन्फिनेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बी मीन्स होना, यानी टू लगा सकते हैं। बी को आप इज, आर, एम, वॉज, वर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये आपकी क्या है, ये है आपकी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसके अंदर आपकी मेन वर्ब नहीं आती, और इज, आर, एम, वॉज, वर अकेला यूज़ होता है। जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर एम टीचर के साथ यूज़ हुआ, मेन वर्ब नहीं है इसलिए लिंकिंग वर्ब हुआ। तो बी को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अब इसको रिलेट करेंगे कि ये हमें याद कैसे रहना है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मीन्स किसी के जाने पर खुश होना। अब किसी के जाने से हमें इसे रिलेट करना है। बैक कहते हैं किसी की पुश्त को, किसी की कमर को, जाते हुए बैक पार्ट को। ठीक है, टू सी देखना, बी मीन्स होना, और ग्लैड मीन्स खुश, यानी देखकर खुश होना जाते हुए। अगर कोई मेहमान है और वो रहे जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, और आप परेशान हो गए हैं, और जब वो जाएगा तो उसे जाता हुआ बैक की तरफ से देखकर आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। तो इसका मतलब हो गया बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। इन दिस मॉडर्न एज नोबडी लाइक्स गैस, इट्स bitter reality. And how I use this, you will use I am glad to see the back of my guest. He is always glad to see the back of his friends. तो यहाँ पर glad और back याद रखिएगा कि किसी के जाने से खुशी होना। यहाँ पर हमारा नया idiom है provide a blueprint। तो प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है गिव अ डिटेल्ड प्लान। अब गिव अ डिटेल्ड प्लान की हिंदी या उर्दू होती है किसी को पूरी डिटेल के साथ कोई बात बताना, अपनी योजना बताना, अपना जो आपने प्लानिंग किया है उसके बारे में बताना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोवाइड है एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वर्ब है, यानी प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर अब हम थर्ड पॉइंट में जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके थर्ड पॉइंट में हम इसको रिलेट करेंगे, यानी डिटेल्ड प्लान को प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट से रिलेट करेंगे। तो रिलेट किस तरह से करेंगे? प्रोवाइड का मतलब होता है देना, ब्लू मीन्स नीला, और प्रिंट मीन्स प्रिंट।
जब कोई भी एग्जामिनेशन आता है तो उसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे होंगे, शॉर्ट कैसे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम होगा, तो वो जो पूरा खाका होता है, पूरा जो पैटर्न होता है, जो लेआउट होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है। अब याद कैसे करें? तो ऐसे याद रख लीजिए कि कोई भी जो अथॉरिटी है जो एक आदेश पास कर रही है, जिन्होंने वो तरीका बनाया है, तो एक रिटिन फॉर्म में पेपर के ऊपर वो लिख करके देंगे कि ये पैसेज, ये इसके मार्क्स इतने होंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये होगा, इतने वर्ड्स का होगा, उसके मार्क्स इतने होंगे, टोटल क्वेश्चंस इतने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इतने होंगे। तो यानी ब्लू इंक में प्रिंट होकर आया, इट मीन्स किसी ने अपनी योजना लिखित में बताई। तो योजना नीली इंक में बताने का मतलब है डिटेल्ड प्लान देना, अर्थात ब्लूप्रिंट का मतलब है कि पहले से पहले ये बताना कि आपका प्लान किस तरह का है। तो आई होप ब्लू इंक को लेकर के जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा। गेट वंस डक्स इन अ रो, इसका मतलब होता है हैव समथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, हैव समथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। गेट वंस डक्स यानी अपनी बत्तखों को अगर आप एक रो में चला रहे हैं तो इसका मतलब है सब कुछ ऑर्गेनाइज होना। तो यहाँ पर हमने मीनिंग देखा, मीनिंग देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर गेट आया हुआ है, गेट आपकी वर्ब है, और ये वंस जो भी है तो वंस आपका पॉजेसिव केस है, अगर ही है तो यहाँ पर हिज आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट शी है तो यहाँ हर आएगा। इस तरह से ये बदला जाना है, वेरिएबल है। अब पॉइंट नंबर 3, हम इसको इस के मीनिंग को इससे रिलेट करेंगे, और रिलेट कैसे करेंगे आइए इसको समझते हैं। अगर हमारे पास डक्स हैं, अगर आपने कभी देखा हो डक्स हैं, हैन हैं, या हमारे पास शीप हैं या गॉट है, तो सब इधर उधर भागते हैं, एक साथ नहीं चलते। बट अगर वो सारी भेड़ बकरियों को एज ए हर्डर एक साथ लेकर जा रहा है, या अपने डक्स को एक साथ बहुत ही मैनेज्ड वे में लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर आप कहते हैं हैव समथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, यानी उसका काम बड़ी एक अच्छी व्यवस्था के साथ चल रहा है। तो हैव समथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, तो गेट मीन्स करना, होना, ठीक है, लेना, और डक्स बत्तखों को एक सिस्टमेटिक वे में ले जाना, यानी अपने काम को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना। अगर मान लीजिए आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती हैं। अब उस प्रिपरेशन को करने के लिए क्या करना होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को लिखना होता है, फिर उनसे रिलेटेड लोगों से बात करनी होती है। तो अगर कोई हमारा सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन हमसे पूछता है आर यू गेटिंग योर डक्स इन अ रो, क्या आपकी डक सारी रो में चल रही हैं, तो मीनिंग निकल करके आता है क्या आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज चल रहा है। बत्तख इधर उधर भागेंगी तो भगाने की बजाय एक जैसा लेकर चलना है। तो अगर डक्स रो में चल रही हैं तो सिंपली सब कुछ ऑर्गेनाइज चल रहा है। थिक एज थीव्स, मीनिंग होता है क्लोज फ्रेंडशिप, या बहुत ही एक होकर के रहना। मीनिंग हमने जान लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह से यूज़ हो सकता है। तो अब ये भी हमने देख लिया। तो ये सेंटेंस में हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका लिंक कैसे बनाएं कि थिक एज थीव्स क्लोज फ्रेंडशिप को कैसे रिलेट करें। थिक का मतलब होता है मोटा होना, और जो चीज़ मोटी होती है उस पर कोई चीज़ पेनेट्रेट नहीं करती, उसमें पियर्स नहीं करती, वो चुभती नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत टाइट हो गई है हार्ड वर्क करते करते हैंड्स की, तो उस पर छोटी मोटी चीज़ चुभेगी नहीं। तो वैसे ही ये थिक हो गया। थीव्स, चोर क्या होते हैं? अब चोरों का थिकनेस से क्या रिलेशन है? वो बिना किसी भी रिटिन के, बिना किसी लिखे पढ़े अपने रूल्स को इतने मजबूती से निभाते हैं कि उसमें कोई तीसरा एंट्री नहीं कर पाता, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ इंटरविन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आया क्लोज फ्रेंडशिप, यानी जैसे चोर अपने समूह में, अपने ग्रुप में, अपने गिरोह में एक दूसरे से बिल्कुल यूनाइटेड, यूनिफिकेशन में होते हैं। तो इसका मतलब हुआ थिक मीन्स बहुत नज़दीक, यानी अगर किसी फॉरेस्ट में पेड़ हैं और वो पेड़ बहुत सारे हों पास पास, तो हम कहेंगे थिक फॉरेस्ट है। तो थिक एज थीव्स, जैसे चोर आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे क्लोज फ्रेंड्स। तो हम इसका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे? हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे दे आर लिविंग थिक एज थीव्स, दोज फ्रेंड्स आर थिक एज
थीव्स, तो यहाँ एज नहीं लगाएंगे। अगर हम एज लगाएंगे तो फिर चोरों से कंपैरिजन हो जाएगी और इडियम कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो थिक एज थीव्स का मतलब हुआ क्लोजली रिलेटेड, बहुत ही जोड़ और समन्वय और एक साथ और जुड़कर काम करने वाले। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। 8th नंबर पर है बटर फिंगर्स। तो बटर फिंगर्स में हमने देखा कि ये नाउन फ्रेज की तरह से काम कर रहा है और इसका मीनिंग होता है टू बी क्लमजी, यानी ये एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव की तरह से भी ये काम कर रहा है। तो हमने दोनों चीज़ देखी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, मीनिंग देखा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिलेट इट टू दिस फ्रेज, कि कैसे इसे याद करें। तो जब हमारी फिंगर्स पर बटर होता है तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से छूट कर गिर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीजी हमारी फिंगर्स हो जाएंगी। क्लमजी किसे कहते हैं? क्लमजी का मतलब होता है बहुत ही झंझट पैदा कर देने वाला, बहुत ही उल्टे सीधे काम करने वाला। क्लमजी किसे कहते हैं, इसको और एक बार समझते हैं। देखिए, एक छोटी गन होती है, एक बहुत भारी गन होती है, एक छोटा कैमरा होता है, एक बहुत बड़ा कैमरा होता है। तो उसको हैंडल करना, जो पुराने ज़माने का कैमरा होता था, उसको लगाना, उसका स्टैंड, उसके बहुत सारे पार्ट्स, मुश्किल होता था। अब जो हैंडी कैम आया तो बहुत आसान होता है। तो उस बड़ी डिवाइस को, उसके टुकड़ों को, पीसीस को जोड़ना, कनेक्ट करना, वो बड़ा क्लमजी है। तो इस तरह की सिचुएशन को क्लमजी कहते हैं। ठीक है, अब क्लमजी उस इंसान को भी कहते हैं। आपने बहुत सारे कार्टून शोज़ देखे होंगे, जैसे कि एक स्टिक लेकर चले, इधर से कुछ टच किया तो इधर का गिर गया, फिर डंडा उठाया तो उधर का गिर गया, जैसे ही खड़े हो रहे थे फिर फिसल गए, फिर पीछे की कोई चीज़ गिर गई। तो इस तरह की सिचुएशन कि एक चीज़ को संभालने में जब दूसरी चीज़ गिरने लगे तो उस ऐसे पर्सन को हम बटर फिंगर्स कहते हैं। इट मीन्स हमारी फिंगर्स में बटर लगा है और हमने जिस भी चीज़ को उठाने की कोशिश की वो फिसल गई, फिर दूसरा उठाया तो हम फिसल गए। तो ये सिचुएशन वर्स टू वर्सन बिगड़ती चली जाती है। तो इसको आप याद कर सकते हैं बटर फिंगर से टू बी क्लमजी, या ऐसा आदमी जिसके हाथ से चीज़ें ज़्यादा छूटती हैं। बटर फिंगर्स जो ज़्यादा गलतियां करता है, जो बार बार गलतियां करता है, क्योंकि अगर आपके हाथ पर फिंगर्स पर बटर है तो चीज़ें छूटेंगी। आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह के सारे इडियम्स को लर्न करते रहने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये सब आपको कैसा लगा या आप और क्या चाहते हैं, और जिन भी टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, हम हर टॉपिक पर, ग्रामर के किसी भी टॉपिक पर आपके साथ हैं। CGL हो, NDA हो, CDS हो, CHSL हो, आप हमें लिख सकते हैं और हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। और इतना ही नहीं, एकेडमिक्स में भी हम आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपके साथ हैं। आइए शुरू करते हैं नया हमारा फ्रेज, कुक द बुक। अब हमने यहाँ पर देखा कि कुक जो है वह वर्ब है। कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो यहाँ पर टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो फॉल्स से हमने फॉल्सिफाई करके यहाँ पर क्या बनाया, हमने बनाया वर्ब। जब हमने यहाँ पर वर्ब बनाया तो वर्ब से वर्ब रिलेट हो गया। कुक द बुक का मतलब है अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी करना, हिसाब को गलत लिखना। अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो थोड़े पैसे जेब में, थोड़ा आपने लिख दिया। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो कुछ इधर उधर का करके गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। तो टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो ये हो गया कुक द बुक। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसे रिलेट कैसे करें, याद कैसे करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने कोई बुक बनाई और आपने कहा किसी से भाई गलती से भीग गई, उसकी इंक वॉश हो गई, वह पानी में पक गई, इट मीन्स अगर आपने अपनी बुक को जो लिखा था अगर उसे कुक कर दिया तो आपके अकाउंट्स की जो डिजिट्स हैं वो कहीं से हट जाएंगी, कहीं से वॉश्ड आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से हुआ कि कुक द बुक का मतलब है कि आपने अपने अकाउंट्स में अंदर कुछ हेरा फेरा की और कुछ गड़बड़ कर लिया। तो कुक द बुक का मतलब हुआ टू फॉल्सिफाई द अकाउंट्स। तो इसका यूज़ हम अपनी लाइफ में इस तरह से कर सकते हैं, वी शुड नॉट कुक द बुक। नेक्स्ट इज हैंग ऑन एवरी वर्ड। मीनिंग है इसका हैंग ऑन एवरी वर्ड का लिसन वेरी केयरफुली। लिसन वेरी केयरफुली का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हैंग का मतलब होता है लटकना, चिपक जाना, स्टिक हो जाना, एवरी वर्ड, हर वर्ड पर। तो हैंग यहाँ पर आया आपका वर्ब, तो हैंग, हंग, हंग, ठीक है। और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अगर हैंग की तरफ जाते हैं तो जो उसका मीनिंग निकल कर आता है फांसी की तरफ जाता है, और हैंग का अगर आप मीनिंग निकालते हैं हैंग, हंग, हंग, तो किसी चीज़ पर चिपके रहने से या लटकने से उसका मीनिंग जाता है। अगर हम हर वर्ड पर लटके हुए हैं, टिके हुए हैं और बिल्कुल फिक्स हैं तो इसका मतलब हम हर वर्ड को ध्यान से सुन रहे हैं।
तो यूज कुछ इस तरह से करेंगे, व्हेन द स्पीकर वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच आई वॉज हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड। हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड, जब मैं हैंग करूँगा एवरी वर्ड पर तो ऑफकोर्स मैं उसको बड़े ध्यान से सुनूंगा। ये आप अच्छे से लर्न कर लें और ये ट्रिक आपको बहुत काम देगी। नेक्स्ट वन इज केप्ट अप अपीयरेंस। मीनिंग बनता है मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, यानी ऐसी एक्सप्रेशन बनाना कि मैं ठीक हूँ, मैं कितना भी परेशान हूँ बट आई एम शोइंग कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, केप्ट अप अपीयरेंस यानी मैंने अपनी अपीयरेंस मीन्स दिखावट को कीप अप कर रखा है, बना रखा है, मेंटेन कर रखा है। तो केप्ट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कीप भी आ सकता है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिख गया इट्स ओके, ये कीप भी हो सकता है। तो केप्ट अप अपीयरेंस का मतलब है यहाँ पर हम कर देंगे मेंटेन्ड, और अगर यहाँ कीप है तो यहाँ मेंटेन, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो कीप अप अपीयरेंस यानी जब मैं अपनी अपीयरेंस को बनाए रखूँ, अपने आप को मेंटेन रखूं, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं परेशान हूं, गरीब हूं, मालदार हूं, मैं एक जैसा रहता हूं, अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करके रहता हूं। तो इसको कहते हैं अपनी सिचुएशन को एक जैसा मेंटेन किए रहना, अपने हालात पर काबू रखना भी इसका मीनिंग हो सकता है कि आप एकदम से बौखलाते नहीं हैं और आप एकदम से खुश नहीं होते, तो इसको कहते हैं कीप अप अपीयरेंस। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर याद रखना है कि कीप वर्ब है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ पर लिंक करके आप बहुत सारा लर्निंग और ग्रामर का अर्निंग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। तो गेट यहाँ पर वर्ब है, तो गेट का मतलब होता है होना। अगर हो गया कोई आउट ऑफ हैंड तो यानी हाथ से बाहर निकल गया, तो हाथ से बाहर निकलने का मतलब है कि कंट्रोल से बाहर है। कई बार टीचर से गार्जियंस कहते हैं कि हमारे वर्ड्स, हमारे बच्चे आउट ऑफ हैंड हो रहे हैं, प्लीज़ इनको आप ध्यान दीजिए और उनको अच्छा सा बनाइए। तो जब हम पर्सनैलिटी उनकी फिर हम बनाते हैं, बात करते हैं, तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब अब आप इसको रिलेट करेंगे टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। अगर कोई स्थिति, कोई सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रही है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो कंट्रोल से बाहर निकलने का जो भी ऑप्शन आए आप उसे चूज़ कर लेंगे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर अगर आप देखें ये वर्ब है और ये भी आपकी वर्ब थी। नेक्स्ट वन इज मेथड टू वंस मैडनेस। ये बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, ये आपके लेटेस्ट CGL एग्जामिनेशन से लिया गया है। मीनिंग है इसका सीमिंगली डिसऑर्डरली यट हैविंग अ स्ट्रक्चर। मतलब कहने का यह है अगर कोई भी मैडनेस का मेथड लग रहा है यानी पागलपन का काम लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग निकलेगा कि देखने में तो थोड़ा सा उलझन भरा है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं डूअर के मन में, जो परफॉर्मर है उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है और वो उस बिखरे हुए दिखने वाले काम के अंदर बहुत अच्छा सा कुछ परफॉर्म करने वाला है। सपोज कीजिए हमारे पास वेरियस टाइप के स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम उन्हें टीच कर रहे हैं। कोई भी आदमी आकर सोचेगा कि भाई ये क्या टीच कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम सबको टीच कर सकते हैं। तो अपीयरेंस वाइज डिसऑर्डरली लगता है बट एक्चुअली वो अपने आप में सही जा रहा है। ओके, ये मीनिंग हुआ। अब इसको रिलेट करते हैं, यानी किसी का ऐसा मेथड जो मैडनेस, पागलपन लगता है बट एक्चुअली वो पागलपन नहीं है, वो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं। देखने में बेतुका लगता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका सिस्टमैटिक वे उसके अंदर हिडन होता है। तो मेथड तरीका, मैडनेस किसी का पागलपन दिखता है लेकिन मेथड तरीका है, इसका मतलब कुछ ऐसा जो बिखरा हुआ दिखे लेकिन वास्तव में वो अपने अंदर हिडन फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो। तो ये जो हुआ मेथड, ये आपका नाउन हुआ, तो ये वर्ब की जगह पर नहीं लगेगा। अब हम आते हैं बॉइल्स डाउन टू का मतलब होता है सम्स अप टू। सम अप का मतलब होता है कंक्लूड करना, फाइनली कुछ कहना, ठीक है, नतीजा निकालना। अब ये वर्ब है तो हमने यहाँ पर लिखा ये वर्ब है। ओके, ये भी वर्ब हुई। तो नतीजा निकालने को बॉइल्स डाउन टू से कैसे याद रखें कि बॉइल्स डाउन टू नतीजा निकालना ही होता है। बॉइल माने तो उबलना होता है लिटरली, और एडियम्स उनको कहते हैं जहाँ पर वर्ड मीनिंग काम नहीं करते, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल कर आता है, उनको एडियम्स कहते हैं। तो बॉइल्स डाउन टू का मतलब हुआ सम अप। सम अप माने कॉन्क्लूड करना। अब ऐसा इसको याद करने का तरीका, रिलेट करने का बनाते हैं कि मान लीजिए हम कोई चीज़ लाए, इंग्रेडिएंट्स लाए और हमें डिश बनानी है, हम सब्ज़ी बना रहे हैं, तो फाइनली क्या बना। फाइनली किसी एक डिश का नाम ले लीजिए कि मंचूरियन बना, XYZ कुछ भी बना, तो वो सम अप मीन्स फाइनली क्या बना, यानी बॉइल्स डाउन टू। अगर आपने किसी चीज़ को उबाला तो उबालने के बाद फाइनली सूप बना, ठीक है, या सूप के अलावा
कोई भी दूसरी चीज़ बनी, दाल बनी या कुछ भी बना, तो वो बॉइल्स होने के बाद पता लगेगा कि हुआ क्या। तो बॉइल्स डाउन टू, जब कोई चीज़ बॉयल होती है तब उसका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर सामने आता है, इसी तरह से वो चीज़ सम अप होती है। तो आप कहेंगे आई एम बॉइलिंग डाउन टू दिस प्रॉब्लम, इट मीन्स कि उबाल आने वाला है, अभी पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम का क्या हल निकला। तो आई होप कि जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आज आपके सामने ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्पोर्टिंग एरर के लिए, एकेडमिक्स की प्रिपरेशन के लिए, कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी के लिए, वोकेबलरी के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।